भी हिंदी व्याकरण का जिक्र होता है तो अक्सर दिमाग में उबाऊ नियमों की एक लंबी सी लिस्ट आ जाती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर हम इसे एक रहस्यमयी कोड की तरह देखें, बिल्कुल किसी सीक्रेट कोड की तरह। एक ऐसा कोड जिसे अगर डिकोड कर लिया जाए तो भाषा की पूरी बनावट शीशे की तरह साफ हो जाएगी। आज के इस विश्लेषण में हम ठीक यही करने वाले हैं। रटने रटाने का काम नहीं होगा, बल्कि हम इन स्ट्रक्चर्स के पीछे छिपे शानदार विज्ञान को समझेंगे। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। आइए जल्दी से आज के हमारे इस रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। हम एकदम बेसिक फाउंडेशन से शुरू करेंगे, फिर जेंडर यानी लिंग के दिलचस्प पैटर्न्स को समझेंगे, नित्य लिंग के रहस्य को सुलझाएंगे, सिंगुलर से प्लूरल यानी वचन बदलने का गणित देखेंगे और आखिर में पहुंचेंगे सबसे अहम पड़ाव पर, वाक्य शुद्धि के बॉस लेवल तक। तो हमारी पहली मंजिल है द फाउंडेशन, भाषा की नींव। देखिए, किसी भी मजबूत इमारत को एक ठोस बेस की जरूरत होती है, और हिंदी वाक्यों की बनावट में वो दो सबसे मजबूत पिलर्स हैं, लिंग और वचन। अगर आसान शब्दों में कहें तो लिंग हमें बताता है कि कोई शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, और वचन से हमें संख्या का पता चलता है कि कोई चीज एक है या एक से ज्यादा। लेकिन यहाँ असली कैच क्या है? कैच ये है कि इन दोनों का सीधा असर वाक्य की क्रिया यानी वर्ब और विशेषण यानी एडजेक्टिव पर पड़ता है। मतलब अगर इन दोनों पिलर्स में से एक में भी जरा सी गड़बड़ी हुई तो पूरा का पूरा वाक्य वहीं ढह जाता है। अब आते हैं हमारे सबसे अहम नियम पर, गोल्डन रूल। देखिए, संस्कृत में ऐसा नहीं होता, लेकिन हिंदी में सिर्फ दो ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और वचन भी सिर्फ दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ना तो कोई नपुंसक लिंग होता है और ना ही कोई द्विवचन। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक निर्जीव कुर्सी हो या फिर कोई विशाल पहाड़, उसे इन्हीं दो कैटेगरीज में से किसी एक में फिट होना ही पड़ेगा। है ना कमाल की बात? चलिए, अब जब हमारी नींव मजबूत हो गई है तो हम अपने पहले बड़े टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जेंडर पैटर्न्स। आखिर कैसे पहचाना जाए कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग? पुल्लिंग पहचानने के कुछ बहुत ही शानदार और ग्रैंड पैटर्न्स हैं। प्रकृति की विशाल और भारी संरचनाओं को ही ले लीजिए। बड़े बड़े महासागर जैसे प्रशांत महासागर, विशाल पर्वत जैसे हिमालय, सूरज और मंगल जैसे ग्रह, महीनों और दिनों के नाम, और यहाँ तक कि सोना हीरा जैसी भारी धातुएं, ये सब आमतौर पर पुल्लिंग की ही कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा जिन शब्दों के आखिर में आ, आव या पा आता है, जैसे बुढ़ापा या बचाओ, वे भी अक्सर पुल्लिंग ही होते हैं। मतलब भारी भरकम चीजें ज्यादातर पुल्लिंग। पर देखिए, कोई भी कोड बिना एक्सेप्शंस के पूरा कैसे हो सकता है? यहीं पर आती हैं हमारी विसंगतियां या अपवाद। ज्यादातर ग्रह पुल्लिंग है, लेकिन हमारी अपनी पृथ्वी स्त्रीलिंग है। धातुओं में चांदी और पेड़ों में इमली स्त्रीलिंग मानी जाती हैं। असल में यही छोटे छोटे अपवाद तो भाषा को उसकी असली खूबसूरती और जटिलता देते हैं। दूसरी तरफ अगर स्त्रीलिंग के पैटर्न की बात करें तो यहां भी एक अलग ही लॉजिक काम करता है। बहता हुआ पानी देख लीजिए, गंगा, यमुना जैसी नदियां और झीलें आमतौर पर स्त्रीलिंग होती हैं। हमारी भाषाएं, लिपियां जैसे देवनागरी और तिथियां भी इसी समूह में आती हैं। साथ ही जो छोटी, नाजुक या सुंदर वस्तुएं होती हैं, जैसे कुटिया या सुराही, वो भी स्त्रीलिंग होती हैं। और हाँ, जिन शब्दों के आखिर में ई, आवट या ता जैसे प्रत्यय लगते हैं, जैसे सुंदरता या सजावट, वो तो पक्के तौर पर स्त्रीलिंग की ही पहचान कराते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ पानी वाले नियम में भी एक बड़ा ट्विस्ट है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन, ये नदियां नहीं बल्कि नद कहलाते हैं। इनका आकार और रौद्र रूप इतना विशाल है कि ये बहते पानी के स्त्रीलिंग नियम को तोड़कर सीधे पुल्लिंग की श्रेणी में आ खड़े होते हैं। एकदम अलग है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही अनोखे कॉन्सेप्ट की तरफ, नित्य नियम यानी कांस्टेंट जेंडर्स। क्या कोई ऐसा शब्द हो सकता है जिसका जेंडर कभी बदले ही ना? बिल्कुल। व्याकरण की दुनिया में कुछ जीव हमेशा पुल्लिंग ही माने जाते हैं, जैसे चीता या मच्छर। अब अगर हमें फीमेल मच्छर के बारे में बताना है तो क्या कहेंगे? हमें शब्द के आगे मादा लगाना पड़ता है, जैसे मादा मच्छर। और इसके ठीक उलट कुछ जीव हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे मछली या तितली। अगर इनका मेल वर्जन बताना हो तो हमें नर जोड़ना पड़ता है, नर मछली। मतलब ये शब्द अपना मूल रूप कभी नहीं बदलते। तो लिंग के कोड को हैक करने के बाद अब मुड़ते हैं अपनी यात्रा के दूसरे अहम पिलर की ओर, वचन के नियम। कैसे एक अकेली चीज बहुवचन यानी प्लूरल में बदल जाती है?
वचन बदलने का ये जो पूरा गणित है ना, ये पूरी तरह से एक लॉजिकल सिस्टम पर काम करता है। रटने की जरूरत नहीं है, बस शब्द के आखिरी स्वर को देखना होता है। जैसे अगर शब्द के आखिर में अ है तो वो ए बन जाता है। आंख से आंखें, लड़का का आ ए में बदलकर लड़के हो जाता है। सबसे मजेदार है बड़ी ई का छोटी ई में बदलना, जैसे नदी से नदियां। और कुछ शब्दों में तो हमें पूरा का पूरा एक ग्रुप वर्ड जोड़ना पड़ता है। जैसे छात्र का बहुवचन बनाने के लिए हम कहते हैं छात्र वर्ग। सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक है। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। वाक्य शुद्धि, यानी हमारा बॉस लेवल। हमने अभी तक जो भी नियम समझे हैं उन सब का असली टेस्ट यही होता है। यह है हमारा पहला और शायद सबसे आम जाल। बाएं तरफ वाले वाक्य को देखिए, उसका प्राण निकल गया। सुनने में एकदम नॉर्मल लगता है ना, लेकिन व्याकरण के हिसाब से यह 100% गलत है। सही वाक्य दाईं तरफ है, उसके प्राण निकल गए। कारण यह है कि प्राण, आंसू, दर्शन और बाल जैसे शब्द हिंदी में हमेशा बहुवचन माने जाते हैं, तो जाहिर है इनके साथ लगने वाली क्रिया भी हमेशा बहुवचन की ही होगी। एक और ऐसा ही शब्द देखते हैं जो हमेशा बहुवचन में रहता है, हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर। अक्सर लोग कहते हैं मैंने कागज पर हस्ताक्षर कर दिया, लेकिन अभी हमने जो नियम सीखा उसके हिसाब से सही वाक्य क्या होना चाहिए? बिल्कुल, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। फॉर्मल राइटिंग या ऑफिस के कामकाज में ये एक बहुत ही कॉमन गलती है जिससे हमें बचना चाहिए। चलिए अब इस नियम को एकदम पलट देते हैं। यहां गलत वाक्य है, वहां जनता चिल्ला रहे थे। अब जनता या पब्लिक शब्द सुनते ही दिमाग में बहुत सारे लोगों की तस्वीर बनती है, तो हम अनजाने में बहुवचन का इस्तेमाल कर बैठते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि भीड़, दल या जनता जैसे समूहवाचक शब्द और पानी या सोना जैसे द्रव्यवाचक शब्द ये हमेशा एक वचन होते हैं। इसलिए सही और सटीक वाक्य होगा, वहां जनता चिल्ला रही थी। अब ये वाला नियम तो सीधे तौर पर हमारी संस्कृति से जुड़ा है। इसे कहते हैं आदरार्थक बहुवचन या रिस्पेक्टफुल प्लूरल। जब भी हम किसी सम्मानीय व्यक्ति, महापुरुष या अपने से बड़ों की बात करते हैं तो वो इंसान भले ही एक हो, लेकिन सम्मान देने के लिए क्रिया हमेशा बहुवचन की लगाई जाती है। महात्मा गांधी महान नेता था, ये सिर्फ व्याकरण के नजरिए से गलत नहीं है, बल्कि सुनने में भी थोड़ा अजीब और असभ्य लगता है। इसका सही और सम्मानजनक रूप हमेशा यही होगा, महात्मा गांधी महान नेता थे। और आखिर में एक ऐसी क्लासिक गलती जो अखबारों से लेकर आम बातचीत तक हर जगह देखने को मिल जाती है। बाग में अनेकों पेड़ थे। अब जरा सोचिए, अनेक शब्द खुद एक का उल्टा है। इसका मतलब ही होता है एक से ज्यादा या बहुवचन। तो फिर ये अनेकों क्या है? असल में अनेकों नाम का कोई शब्द हिंदी डिक्शनरी में है ही नहीं। ये हमने अपनी मर्जी से गढ़ लिया है। सही और शुद्ध वाक्य हमेशा यही होगा, बाग में अनेक पेड़ थे। तो व्याकरण के इन गहरे और छिपे हुए कोड्स को डिकोड करने के बाद अब एक बड़ा सवाल सामने आता है। क्या हम अपने आसपास जो हिंदी सुनते या पढ़ते हैं वो सच में पूरी तरह शुद्ध है? अगली बार जब भी कोई खबर पढ़ी जा रही हो या आसपास बातचीत चल रही हो तो जरा ध्यान दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा ये देखने की कि क्या आप उन प्राण, हस्ताक्षर या अनेकों वाली गलतियों को पकड़ पा रहे हैं। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भाषा के इन शानदार नियमों को सिर्फ बोली